गुड इवनिंग एवरीवन। सो वेलकम टू सिक्योर बोर्ड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 10th, डेट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। सो एज वी ऑल नो कि सभी ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने तरीके की ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज एन एसेंशियल प्रोसेस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्पीशीज एंड कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। सो गुड इवनिंग एवरीवन। सो वेलकम टू सिक्योर बोर्ड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 10th, डेट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। सो एज वी ऑल नो कि सभी ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने तरीके की ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज एन एसेंशियल प्रोसेस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्पीशीज एंड कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। सो वाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। हमको पता है रिप्रोडक्शन करने से ऐसा भी कुछ नहीं है कि हमको न्यूट्रिशन मिलने वाला है या फिर हमको एनर्जी मिलने वाली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, रेस्पिरेशन होगा इसके थ्रू, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट स्टिल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? तो द सिंपल आंसर टू दिस सिंपल क्वेश्चन इज टू क्रिएट द कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उस स्पीशीज़ का, उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ का इस इकोसिस्टम में से वाइप आउट हो जाने के उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। सपोज करिए कि कोई पर्टिकुलर स्पीशीज़ थी जो एक पर्टिकुलर जगह रहती थी और वो उस जगह पर रहती थी जहाँ जो कि थोड़ी सी ससेप्टेबल थी फॉर द क्लाइमेट चेंज। तो अब वहाँ पर सपोज करिए कि अर्थक्वेक आया तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो स्पीशी एक ही बार में उसका नामो निशान ख़त्म हो जाए उस जगह से। तो अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगी और वो अपनी कॉपीज़, अपनी प्रोजेनीज़ को नहीं बढ़ाएगी तो वो स्पीशी कभी भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ओके, सो द सेकेंड क्वेश्चन इज, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। तो इसका आंसर अभी हम थोड़ी देर में डिसिफर करते हैं। तो एज वी ऑल नो कि ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर। अब हम ह्यूमंस में देखें तो वी ऑल ह्यूमंस लुक सिमिलर। वी ऑल हैव 2 legs, 2 hands, 2 eyes, 2 ears, etc. We all look somehow similar. And if we look at bacteria, then bacterias में bacteria similar लगेंगे, but ignoring the exceptions, then why is that so? Because the blueprints for all of these are similar. What do I mean by a blueprint? As we all know कि DNA carry the inheritance information from parents to the next generation, and DNA is found where? In the cell nucleus, and इससे बनता है RNA. As we all can see in the picture, DNA से बन रहा है RNA, and RNA से बना प्रोटीन, एंड प्रोटीन बनता है साइटोप्लाज्म में, और ये प्रोटीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है सारी चीज़ों के लिए। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेशन ऑल्टर हुआ, थोड़ा बहुत भी डीएनए, जैसे कि हमें पता है इंफॉर्मेशन कैरी करता है, तो अगर थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेशन डिफरेंट हुआ तो क्या डिफरेंट प्रोटीन बनेगा? अगर डिफरेंट प्रोटीन बनेगा तो उससे डिफरेंट बॉडी डिज़ाइंस बनेंगे। तो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड the dissimilarity between the why organisms look non-identical. तो बेसिक इवेंट क्या है इन सब में? डीएनए की कॉपीज क्रिएट करना, और इसमें होती हैं बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस। तो अब जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो जब सेल डिवाइड करता है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है? उसमें सबसे पहले डीएनए ही रेप्लिकेट करता है। फिर उसमें से, जिसमें से आपने देख रहे हैं इमेज में, ये 2 डीएनए बन रहे हैं, एक और एक, ये 2, और ये जो दूसरा डीएनए है, मतलब दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही ये वाला ही रहेगा पेरेंट में या ये वाला नहीं रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट बात ये है कि इन दोनों में से एक तो रह जाता है ओरिजिनल सेल में और दूसरा वाला जो है वो पास हो जाता है। तो क्या ये अकेला डीएनए जो है वो अकेला नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाएगा और ये सब कुछ कर लेगा? नहीं, डीएनए के साथ इसकी पूरी रसोई जाती है। मेरा मतलब है सेलुलर अपैरेटस, तभी इफेक्टिवली सेल डिवाइड करता है, एंड इट गिव राइजेस टू 2 सेल्स। अब ये सेल्स ऑफकोर्स थोड़े सिमिलर होंगे, बट क्या एब्सोल्युटली आइडेंटिकल होंगे?
इट टोटली डिपेंड्स कि कितना एक्यूरेटली उस डीएनए की रसोई ने काम किया है। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि डीएनए की कॉपी करने के प्रोसेस में वेरिएशन ज़रूर जनरेट होते हैं और वो इम्पॉर्टेंट भी हैं। वेरिएशंस अगर नहीं होंगे तो क्या होगा? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिवन इन योर एनसीईआरटी, सो लेट अस सी दैट। ओके, सो व्हाई वेरिएशंस आर इम्पॉर्टेंट? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वेरिएशन जो होता है पॉपुलेशन में ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि इफ पॉपुलेशन बिकम पर्टिकुलर नीश स्पेसिफिक इट कुड बी इजीली वाइप्ड आउट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म नीश? दिस niche is nothing, it's just the functional area of the organism। हम जिस एरिया में, जिस जगह पे अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, हम जहाँ पे फंक्शनली एक्टिव होते हैं, दैट इज नोन एज द नीश। अब सपोज करो कि कोई ऐसी बैक्टीरिया की पॉपुलेशन थी जो सिर्फ मस्त ठंडे पानी में रह सकती थी और इसके अलावा वो कहीं नहीं रह सकती थी। तो अब मानो हम इतनी ग्लोबल वार्मिंग किए कि उस पानी का टेम्परेचर चेंज हो गया, जो नॉर्मली होता था 32 डिग्री या 40 डिग्री, उससे वो सीधा पहुंच गया 60 डिग्री पे या फिर 70 डिग्री पे। तो आपको क्या लगता है कि ये बैक्टीरिया जिंदा रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर नीश, मतलब जगह जहाँ पे वो रहती है, काम करती है, पर कुछ अपने वाइटल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है, अगर उसकी जगह स्पेसिफिक हो जाएगी और वहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हुई, कुछ भी क्लाइमेट चेंज हुआ या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने कुछ ऐसी गड़बड़ कर दी, देन इट कुड बी इजीली वाइप्ड आउट। तो वो उसका नामो निशान ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वेरिएशंस इंपॉर्टेंट हैं। वेरिएशंस अगर होते, मान लो यहाँ पे 100 बैक्टीरिया थे, इन 100 बैक्टीरिया में से सपोज करो कि 50 ऐसे वेरिएंट थे जो इस टेम्परेचर की ग्रेडियंट को, इस टेम्परेचर के सडन चेंज को झेल पाते, उनके अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन थे जो इनको इस हीट से प्रोटेक्ट कर पाते, तो वो इस 70 डिग्री में भी जिंदा होते, लेकिन बाकी के मर जाए। तो इसलिए वेरिएशन होने की वजह से चांसेस होते हैं सर्वाइवल के कि हाँ वो जिंदा रह सकते हैं। अब आप खुद देखो, टेम्परेट वाटर बैक्टीरिया होते हैं जो सिर्फ टेम्परेट में ही रह सकते हैं और हीट रेजिस्टेंट वो होते हैं। अब मान लो टेम्परेट वालों का पानी का टेम्परेचर बहुत चेंज कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तो मर जाएंगे, और हीट रेजिस्टेंट वाले बच जाएंगे। तो इसलिए वेरिएशंस इंपॉर्टेंट होते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो कितने तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं? तो okay, coming back to the question, so you know how to frame the answer that why variations are important. So it helps a species to survive and it also helps us to determine who is who, means it helps organism to adapt to their environment as well as to changes which do occur in the environment। जो भी environment में changes होते हैं उसके accordingly वो थोड़े से ढल जाते हैं और अपने अपने सर्वाइवल को बचा लेते हैं। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब है रिप्रोडक्शन कितने तरीके का होता है। हम सबको पता है रिप्रोडक्शन 2 तरीके का होता है, डेट इज सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, पर हम आज पढ़ेंगे एसेक्सुअल। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, लेकिन अगर मल्टीसेलुलर की बात करें तो जो लोअर मल्टीसेलुलर होते हैं ना, जो एकदम लोअर स्टेज पे जो होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सिर्फ उनमें ही देखने को मिलता है। जो हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो यूनिसेलुलर मतलब जो सिंगल सेल वाले होते हैं, और मल्टीसेलुलर मतलब जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स होती हैं या फिर मल्टीपल सेल्स होती हैं। तो क्या इस क्वेश्चन का कोई आंसर बता सकता है कि मल्टीसेलुलर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों नहीं होता? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मोड्स होते हैं दैट इज सेल डिवीजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। ये मल्टीसेलुलर, इसको इससे कंफ्यूज मत करना कि मल्टीसेलुलर मतलब हायर लेवल वाले मल्टीसेलुलर। नो, दिस इज अबाउट द लोअर ऑर्गेनिजम्स, लोअर स्टेजेस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम अमीबा। अमीबा में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? अमीबा में रिप्रोडक्शन कौन सा होता है? इसमें होता है फिजन। फिजन, अमीबा है क्या? अमीबा एक का बैक्टीरिया है। फिजन क्या है? एक तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि मोस्ट कॉमनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। फिजन जब होता है तो उससे क्या होता है? 2 डॉटर सेल्स बनती है। ओके, और फिजन से क्या बहुत सारी सेल्स भी बन सकती हैं? क्या मैं ये कह सकती हूँ कि इसमें तो चलो ठीक है, इसमें तो 2 बन रही है, एक ये बनी एक ये बनी, क्या फिजन से 2 के अलावा ज्यादा भी बन सकती है? हाँ, बिल्कुल बन सकती है। जैसे कि अपना प्लाज्मोडियम, ये जो प्लाज्मोडियम है इसमें भी बाइनरी फिजन नहीं, बाइनरी फिजन का मतलब होता है 2 बाई,
ओके, ये हो गया इसमें बाइनरी फिजन। इसमें होता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का मतलब है कि सिर्फ जैसे यहाँ पे 2 बन रही थी, 2 ना बन के यहाँ पे बहुत सारी ये मल्टीपल नंबर ऑफ डॉटर सेल्स इसकी बन गई। समझ आ गया? ओके, ठीक है। अब इसमें दूसरा आता है बडिंग। अब आपको पता है बडिंग किस में होती है? ये नाचने वाला जो होता है जिसके ऊपर ये टेंटिकल्स निकले हुए हैं, ये है हाइड्रा। हाइड्रा क्या है? यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर? हाइड्रा मल्टी सेलुलर है लेकिन लोअर लेवल वाला। तो बडिंग इस एक तरीके का क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या बनती है यहाँ पे? ये बड एक सिस्ट, लेकिन सिस्ट जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो एक ये पेरेंट बॉडी है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे बडिंग को, अगर मान लो डिफाइन करने के लिए आ जाए तो बडिंग इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which a small cyst like structure is formed on the parent body which give rise to the न्यू इंडिविजुअल। सिंपल। तो बड जो है वो इस पेरेंट से अटैच्ड भी रह सकती है और इससे सेपरेट भी हो सकती है। और अगर मान लो ये इससे अटैच्ड रहती है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसा कोई केस बताइए जिसमें बड जो है वो अपनी पेरेंट बॉडी से अटैच्ड रहती है, तो आप क्या एग्जाम्पल दोगे? एग्जाम्पल दोगे यीस्ट का। और अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल पूछे कि जिसमें बड डिटैच हो जाती है, तो ये रहा हमारा हाइड्रा, ये अलग हो जाता है यहाँ से। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा अमीबा। हो गया हमारा अमीबा मतलब बाइनरी फिजन हो गया, प्लाज्मोडियम मतलब हमारा मल्टीपल फिजन हो गया, हाइड्रा मतलब हमारा बडिंग हो गया। अब हम आते हैं प्लेनेरिया पर। प्लेनेरिया ये क्या कर रहा है? आपको क्या लग रहा है? एक बॉडी है, ये फिर 3 पार्ट में डिवाइड हो गई और तीनों पार्ट अलग अलग पार्ट बना रहे हैं। पहले छोटा छोटा बना, ये बीच वाला जो था पहले ऊपर नीचे बनाया और नीचे वाला रह गया तो उसने ऊपर वाला बनाया। तो इससे क्या हुआ? ये इससे 3 नए ऑर्गेनिज्म बन गए। तो मतलब क्या है ये? क्या हुआ? क्या सबसे पहले ये इस स्टेज को क्या ये हुआ? क्या है ये? हुआ है फ्रेगमेंटेशन। इसका फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े कर देना। तो ये सबसे पहले इसके टुकड़े टुकड़े हुए, फिर इसने टुकड़े टुकड़े अपने दोबारा संजोए, बढ़ाए, कुछ भी करा, फिर वापस से ये एक इंसान बना, मतलब इंसान नहीं, प्लेनेरिया बना नया। तो रीजनरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग बैक दी लॉस्ट ऑर्गन। विच ऑर्गन? लॉस्ट, जो इसने यहाँ पे खो दिया था, ये यहाँ पे बड़ा कर रहा है। एंड बॉडी पार्ट बाय द ऑर्गेनिज्म। ये किस में होता है? सबसे कॉमनली हमारे घरों में किस में मिलता है? ये फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन मिलता है हमारे लिजर्ड्स में। ओके, फ्रेगमेंटेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गेट फ्रेगमेंटेड। ये रहा, फ्रेगमेंट हुए यहाँ पे ये एंड देन ईच पीस ग्रोज इनटू अ होल न्यू ऑर्गेनिज्म। आई होप आई एम क्लियर। ये होता है हमारा प्लेनेरिया का। ठीक है, ओके, अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या है। आगे है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। ओके, तो हमारा एक ये रह गया लेशमेनिया, डेट इज प्रोटोजोआ वाला, ये वाला। ओके, ये वाला बहुत ज़्यादा बुरा बना है ये लाइन्स, आई एम सो सॉरी। ओके, तो लेशमेनिया क्या है? लेशमेनिया है एक प्रोटोजोआ। तो इसमें किस तरीके का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है? क्या लग रहा है देखकर इमेज में? देखो, 1 से ये फिर 2 हो गए। क्या है इसमें भी? बाइनरी फिजन। तो फिर क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि बाइनरी फिजन अकर्स इन अमीबा एज वेल एज लेशमेनिया? हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो फिर इन दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या? जो अमीबा में जो बाइनरी फिजन होता है और जो लेशमेनिया में बाइनरी फिजन होता है, तो क्या इन दोनों में कुछ डिफरेंस है? हाँ, इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो लेशमेनिया जो होता है, आपको पता है ना लेशमेनिया से कौन सी डिजीज होती है इंसानों में? काला आजार हो जाती है जो। और काला आजार करने के लिए ट्रांसमीटर कौन होता है बीच में? सैंड फ्लाई जो होती है वो लेशमेनिया को हमारे अंदर ट्रांसमिट कर देती है, जिससे हमारे को काला आजार हो जाता है। चलो वो अलग बात है। तो लेशमेनिया में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? तो सबसे पहली चीज़, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस होता है। ओके, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। जी, ठीक है। बट क्या ये बाइनरी फिजन इज डिफरेंट फ्रॉम अमीबा? हाँ, होता है। कैसे? इसमें होता है डेफिनेट ओरिएंटेशन। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, क्या होता है इसमें? डेफिनेट ओरिएंटेशन। और ये डेफिनेट का मतलब समझते हो? डेफिनेट ओरिएंटेशन मतलब क्यों? इसमें डेफिनेट, इसमें कुछ भी हो रहा है, मतलब कुछ भी हो रहा है मतलब इनडेफिनेट। डेफिनेट मतलब एक तरीके से हो रहा है। तो डेफिनेट ओरिएंटेशन किस वजह से हो रहा है? आप इसमें ऊपर ये देख पा रहे हो क्या? ये जो इसमें ये धागा सा निकला हुआ है, ये तो ये जो धागा है ना, इसको हम बोलते हैं फ्लैजिलम। क्या बोलते हैं इसमें? ये होता है फ्लैजिलम ऑफ लेशमेनिया। तो फ्लैजिलम ऑफ लेशमेनिया जो होता है, इसकी वजह से एक डेफिनेट ओरिएंटेशन होता है। आप इस प्रोसेस को अगर थोड़ा सा ढंग से ऑब्जर्व करोगे ना, ये देखो, एक ये न्यूक्लियस,
एक न्यूक्लियस ये थोड़ा 2 हुआ, ये बिल्कुल प्रॉपरली डिवाइड हो गया। इसके बाद में सेल मेम्ब्रेन कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू करी है, दैट इज टू इनवर्ट्स। अब यहाँ देखना आप अमीबा में साइमल्टेनियसली चल रहा है, डिवाइड अंदर भी हो रहा है, बाहर से भी हो रहा है, फिर अंदर भी हो गया और बाहर से भी अलग हो गया, है ना। और इसमें सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, बाद में सेल मेम्ब्रेन कॉन्स्ट्रिक्ट करती है और देन ये बाद में सेपरेट हो जाते हैं। तो और फिर मतलब कि साइटोप्लाज्म सेपरेट्स हो जाता है इनटू 2 इक्वल पार्ट्स हैविंग 1 न्यूक्लियस ईच। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट, अमीबा का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन और प्रोटोजोआ का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज बाइनरी फिजन। ओके, आई होप यू आर क्लियर विद अमीबा, अमीबा, लेशमेनिया, प्लाज्मोडियम, हाइड्रा, प्लेनेरिया, एवरीथिंग इज क्लियर। स्पोर फॉर्मेशन, ओके। तो स्पोर फॉर्मेशन का मतलब क्या है? स्पोर्स का बनना। अब ये क्या है? एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये स्पोर्स कहाँ है? आपको किस एक स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं? इस गोले से में इसको क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। और हम बहुत सारे अगर इनको बोलेंगे गोलों को तो क्या बोलेंगे? स्पोरेंजिया। तो इसको क्या बोलते हैं? इन गोलोस को, इन गोलाज को बोलते हैं ब्लॉब्स। ये एक तरीके का आपको दिख रहा है, ये बॉल है, ऊपर नीचे इसमें ये स्टिक सी है, नहीं देखो ये बॉल है ना, ये बॉल तरीके की है, ये नीचे स्टिक जा रही है। दिस इज टाइनी ब्लॉब ऑन स्टिक स्ट्रक्चर, इसका नाम होता है। पूछ लेते हैं कि टाइनी ब्लॉब ऑन स्टिक स्ट्रक्चर इज फाउंड इन राइजोपस। राइजोपस क्या है? एक तरीके का फंगस, और इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड का ही दूसरा नाम होता है राइजोपस, और राइजोपस एक है फंगस। ओके, तो ये जो टाइनी ब्लॉब ऑन स्टिक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। और अगर बहुत सारे ब्लॉब्स बोलेंगे तो स्पोरेंजिया। दिस इज सिंगुलर एंड दिस इज प्लूरल, ठीक है। ओके, ठीक है, अब हमें समझ आ गया। अब इसके अंदर स्पोर्स होते हैं स्पोरेंजियम के अंदर, और ये देख रहे हो आप, स्पोर्स बर्स्ट हो गए बाहर, कितने सारे स्पोर्स निकल के आ गए, ठीक है। अब ये तो मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको स्टोलन बोलते हैं। नीचे की तरफ इसका माइसीलियम प्रेजेंट होता है, ये राइजोइड्स, ये रूट्स हैं, ये हाइफी हैं, ये सब एक्स्ट्रा है। पर लेकिन आपको ये समझ आ गया होगा कि ये स्पोर्स फॉर्मेशन का मतलब अगर आपको पूछ लिया जाए सबसे पहले स्पोर फॉर्मेशन क्या है, आप बोलोगे स्पोर फॉर्मेशन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज एन एसेक्सुअल मोड एंड many spores are housed in sacs known as sporangia, and the plants produce hundreds of spores. When the spore sac burst, the spores get dispersed into the air, as you can see, है ना। When the spore sac burst, the spores get dispersed into the air, and where they germinate and create a new plant under new favorable condition। ये है, बस इसमें कुछ और नहीं है। स्पोर फॉर्मेशन में बस इतना ही है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए, चलो राइजोपस के अलावा कोई और एग्जाम्पल पूछ लिया गया, तो पेनिसिलियम भी एक फंजाई है, तो पेनिसिलियम भी इसी मोड से रिप्रोड्यूस करता है। और स्पोर्स की एक क्वालिटी होती है, आपको पता है स्पोर्स क्यों बनते हैं? जब प्लांट के ऊपर बहुत एडवर्स कंडीशन आ जाती है ना, एकदम एडवर्स, तो तब स्पोर्स बनते हैं उस प्लांट के अंदर। क्यों बनते हैं? ताकि उस सिचुएशन को वो झेल जाए। स्पोर्स तो ये चलो ये हो गया, स्पोर्स के ऊपर ना एक बहुत थिक कवरिंग होती है जो इसके वाटर को लॉस होने से प्रिवेंट करती है, डेसिकेशन से प्रिवेंट करती है। अब ये कुछ टाइम के लिए ऐसी इनएक्टिव स्टेट में रह जाते हैं कि अब ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, मतलब स्पोर में जो कुछ अंदर है वो उसी तरीके से पड़ा रहेगा और उसको जितना भी थोड़ा टाइम मतलब सस्टेन करने के लिए हेल्प करता है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, इसकी थिक वॉल जो है वो निकल जाती है और ये जर्मिनेट कर जाता है। तो स्पोर का बनना एक अडेप्टेशन है प्लांट्स के अंदर, किस लिए? अनफेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट अब देखिए, हमारे यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड जो हैं वो सब खत्म हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज प्लांट एंड इन एनिमल्स। लेकिन मैंने आपके लिए क्वेश्चंस भी अटैच करे हैं इस पीपीटी में। तो देखो 2023, ये तो बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन हुआ। व्हाट विल हैपन इफ लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम फॉल ऑन द सॉइल? क्या होगा? अच्छा, हमने ब्रायोफाइलम का नहीं पढ़ा क्या? ओह, आई एम सो सॉरी, मैं लगाना भूल गई होंगी शायद। बट लेकिन आपको पता होगा कि ब्रायोफाइलम जो होता है एक लीफ होती है, इसकी मार्जिन पर बड्स होती हैं और ये मार्जिन पर ये बड्स होती हैं, और जैसे ही ये बड्स सॉइल के कांटेक्ट में आती हैं तो इसमें ये नई प्लांट को जन्म दे देती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ओके,
आई एम सो सॉरी, मैं अगली क्लास में इसका इमेज एक अटैच कर दूंगी. सो व्हेन द ब्रायोफाइलम लीफ फॉल ऑन द वेट सॉइल, द बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द नॉचेस अलोंग द लीफ मार्जिन डेवलप इनटू द न्यू प्लांट, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ओके, क्लियर हो गया ये तो. चलो ठीक है. दूसरा पार्ट देखो क्वेश्चन का क्या है. दूसरा पार्ट बोला है प्लेनेरिया इज कट इनटू मेनी पीसेस. तो प्लेनेरिया इज कट इनटू मेनी पीसेस में क्या होगा, ईच पीस गिव राइज टू अ न्यू प्लेनेरिया. फिर पूछा है स्पोरेंजिया ऑफ राइजोपस ऑन मैच्योरेशन लिबरेट स्पोर्स. अब आपको ये तो मैंने अभी बताया स्पोर फॉर्मेशन का, कि जब स्पोरेंजिया बर्स्ट हो जाता है तो उसमें से स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं एंड दैट इवेंचुअली गिव राइज टू न्यू राइजोपस. सिंपल. उससे क्या है, इन सबका मोड क्या है, ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. रिप्रोडक्शन का मोड मतलब ये कुछ ऐसा करेंगे कि अपने जैसी ही प्रोजेनी बनाएंगे. तो अब स्पोर्स निकले तो फिर से राइजोपस बनाएंगे. अब देखो सेम क्वेश्चन 2022 में आया है. स्पायरोगायरा फिलामेंट मैच्योर एंड अटेन्स कंसिडरेबल लेंथ. स्पायरोगायरा हो या फिर ये प्लेनेरिया हो, ये सब एक ही तरीके से करते हैं रिप्रोड्यूस. स्पायरोगायरा भी फ्रेगमेंटेशन होगा और फिर नया बन जाएगा वो रीजनरेशन. और फिर स्पोरेंजिया वाला आ गया है राइजोपस. अब ये स्पायरोगायरा और स्पोरेंजिया में कंफ्यूज मत हो जाना. स्पोरेंजिया होता है राइजोपस के ऊपर, और हमने राइजोपस पढ़ ही लिया. राइजोपस कहाँ है, राइजोपस आपको पता है इसमें स्पोर्स बनते हैं. स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स होते हैं. और स्पायरोगायरा क्या है, एक तरीके का फंजाई. फंजाई के अंदर का इसका फिलामेंट होता है. फिलामेंट में क्या होता है, फिलामेंट में मैच्योर होता है, एक लेंथ में आ जाता है. फिर उसका क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है और रीजनरेशन होता है. तो ये है. ठीक है. अब आज 2021 में आया है डिफाइन फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें कि पेरेंट बॉडी ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. ठीक है, क्लियर है. तो जैसे कि स्पायरोगायरा, अभी हमने पढ़ा ना फ्रेगमेंटेशन, स्पायरोगायरा भी समझाया ना मैंने. स्पायरोगायरा हो, प्लेनेरिया हो, इन दोनों का मोड सेम है, सेम. ओके. अब इसमें देखो ये क्वेश्चन आया 2021 में. इसने बोला है नेम द प्रोसेस शोन बिलो एंड डिफाइन इट. अब ये प्रोसेस क्या है आप लोग को क्लियर तो हो गई. ये प्रोसेस क्या है, ये है रीजनरेशन इन प्लेनेरिया. और रीजनरेशन क्या होता है, इज द एबिलिटी और टू गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एनी ब्रोकन और इंजर्ड बॉडी पार्ट. क्लियर है. ओके. अब इसका देखो दूसरा चेंज नहीं कर पा रही, सॉरी. हाँ, तो इसमें देखो ये दूसरा पार्ट क्या बोला है, नेम द टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन दिस ऑर्गेनिज्म. तो आपको पता है इसमें कौन सी सेल्स होती है, इसमें होती है नियोब्लास्ट सेल्स. एक मिनट में आपको दिखाती हूँ. ये जो हमने ये पढ़ा ना प्लेनेरिया जो होता है ना, इसमें होती है नियोब्लास्ट सेल्स. कौन सी सेल्स होती है, नियोब्लास्ट. और हाइड्रा में पूछ लिया जाए तो रीजेनरेटिव सेल्स. अब प्लेनेरिया की जो नियोब्लास्ट सेल्स होती है ना, ये होती है स्टेम सेल्स होती हैं. ये स्टेम सेल्स कौन सी सेल्स होती हैं, स्टेम सेल्स वो सेल्स होती हैं जो किसी भी ऑर्गन को, किसी भी टिश्यू को दोबारा जन्म दे दें. इस तरीके की स्टेम सेल्स होती हैं. और इसमें क्या होती है, इसमें होती है रीजेनरेटिव सेल्स. आपको याद रखना है कि हाइड्रा में कौन सी सेल्स मिलती हैं और प्लेनेरिया में कौन सी सेल्स मिलती है. प्लेनेरिया में होती है नियोब्लास्ट सेल्स. ठीक है. अब देखो 2020 का क्वेश्चन है ये. नेम द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एंड स्टेट द इंपॉर्टेंट फीचर. प्लेनेरिया का आपको पता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, रीजनरेशन. अब रीजनरेशन का प्रोसेस आपको पता ही है, आप उसकी डेफिनेशन दे दो और फिर बोल दो इट इज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड कॉमन इन लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स. हाइड्रा का पूछा तो आपको पता है बडिंग में क्या है, स्मॉल पार्ट ऑफ द पेरेंट बॉडी ग्रोज आउट एज अ बड एंड जो कि एक नया ऑर्गेनिज्म को राइज दे देती है. फिर आया राइजोपस में क्या है, स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर्स किस में बनते हैं, स्पोरेंजिया में. और स्पोर फॉर्मेशन एक बहुत कॉमन ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ज्यादातर फंजाई में होता है. ठीक है. I hope I am clear and thank you so much for watching the video. Have a good day.